हेलो, नमस्कार। मैं नितेश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी वेजीज पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। जैसा कि हमने 75 डेज फॉर दिल्ली पुलिस स्टार्ट कर रखा है, हमारा लक्ष्य है कि 75 दिनों में दिल्ली पुलिस का जितना भी जीएस का पोर्शन है हम कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे और उसके फिर हम एमसीक्यूज अच्छे से रिवीजन करेंगे। करंट अफेयर की क्लासेस चल पड़ी हैं और प्राचीन इतिहास की आज तीसरी क्लास है जो कि हम ऋग्वेद काल को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता और प्रागीय ऐतिहासिक काल को हमने पढ़ लिया है। तो ऋग्वेद काल को पढ़ने से पहले हमें वेद के बारे में जानना होगा कि वेद क्या होते हैं, वेद का मतलब क्या होता है। तो वेद का मतलब होता है ज्ञान। ठीक है जी, क्या होता है जी? ज्ञान, नॉलेज। क्या होता है जी? नॉलेज। क्या होता है जी? नॉलेज। और जो वेदों के कंपाइलर थे, हमारे चार वेद हैं। कौन कौन से हैं जी? ऋग्वेद। कौन सा है जी? ऋग्वेद, यजुर्वेद। ठीक है जी। सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है जी। कौन कौन से है जी? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद। ठीक है जी। इनको जो संकलन करता था या कंपाइलर थे वो कौन थे जी? वेद व्यास। कौन थे जी? वेद व्यास। ठीक है जी। और ये मानना है कि जो वेद हैं वो मनुष्य के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, वो स्वयं भगवान जी के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है जी, ईश्वर द्वारा रचित है। और ऋग्वेद काल सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है जी। कौन सा वेद है जी? सबसे प्राचीन वेद है। और इसमें 1028 सूक्त। क्या जी? 1028 सूक्त, 10 मंडल। ठीक है जी। 10,462 मंत्र और जी 11 बालखिल्य। ठीक है जी। 11 बालखिल्य और 56 वास्कल और 1017 साकल। इन सब से बनके ऋग्वेद बना है। और ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, 5 ब्रांचेज हैं। पहले का नाम क्या है? साकल। ठीक है जी। फिर वास्कल। ठीक है, पहला साकल, फिर वास्कल, फिर अश्वलायन। ठीक है जी। क्या जी? अश्वलायन। सांख्यान। ठीक है जी। क्या है जी? सांख्यान। और मांडुक्य। क्या जी? मांडुक्य। इसकी 5 शाखाएं हैं। और ऋग्वेद पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? होत्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? होत्री बोलते हैं। ठीक है जी। और इसमें 10 मंडल है। जो पहला मंडल है वो सबसे बाद में जोड़ा गया था। ठीक है जी। और 2 से लेके 7 मंडल ये बहुत बड़े मंडल हैं। जैसे सेकंड मंडल किसने लिखा था? गृत्समंद ने लिखा था। किसने लिखा था जी? गृत्समंद ने लिखा था। गृत्समंद ने लिखा था। थर्ड मंडल किसने लिखा था? विश्वामित्र जी ने लिखा था। ठीक है जी। और फोर्थ वामदेव ने। फिफ्थ लिखा था जी अत्रि जी ने। ठीक है जी। और सिक्स्थ लिखा था, जो छठा मंडल था, वो भारद्वाज जी ने। और जो सेवंथ था वो वशिष्ठ ने लिखा था जी। किसने लिखा था जी? वशिष्ठ ने। ठीक है जी। तो फिर नौवां मंडल था, वो भगवान सोम को समर्पित था। जो 10वां मंडल है उसमें 4 वर्णों का उल्लेख है। ठीक है जी। अब देखते हम देखेंगे जैसे ऋग्वेद काल है और जो उत्तरवेदी काल है ये बहुत ही अपोजिट चलते हैं। ठीक है। जैसे 10वें मंडल में ये बोला कि 4 वर्ण है। 4 वर्ण सबसे पहले कौन सा जी? पहले ब्राह्मण। ब्राह्मण। फिर
क्षत्रिय, फिर वैश्य और लास्ट में शूद्र। ठीक है जी। तो ये ब्रह्मा जी के मुख से निकले हैं। क्षत्रिय भुजाओं से, ठीक है जी। और जो वैश्य हैं ये जंघा से, और शूद्र पैरों से। ये थे क्रम के आधार पर। ऋग्वेद में क्या थे ये जी? क्रम के आधार पर। बट इसके अपोजिट हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में, ये क्रम के आधार पर ना होकर जन्म के आधार पर हो जाएंगे। ठीक है जी। और इसमें जो थर्ड मंडल है जो कि विश्वामित्र द्वारा रचित है, इसमें क्या है, जो सूर्य देवता है ना, वो सविता जी को गायत्री मंत्र समर्पित करते हैं। क्या कौन सा मंत्र करते हैं जी? गायत्री मंत्र। ठीक है जी। गायत्री मंत्र किसको समर्पित करते हैं? सविता। ठीक है जी। और जो जैसे प्रोफेसर मैक्स मुल्लर थे, उन्होंने बोला था कि जो ये आर्यंस आए हैं, ठीक है जी, ये कहाँ से आए हैं? ये मध्य एशिया से आए हैं, तो ईरान से होकर आए हैं। और बहुत सी बातें ना जो ऋग्वेद में लिखी हैं वो मिलती जुलती है, जो कि ईरानियन ग्रंथ है जैन अवेस्ता, उससे मिलती है। ठीक है जी। किससे मिलती है जी? जैन अवेस्ता से। अवेस्ता से मिलती है। और जो इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऋग्वेद काल के, तो एक तो है ऐत्रेय। क्या जी? ऐत्रेय। एक कौस्तुकी। क्या जी? कौस्ताकी। ये इसके दो ग्रंथ हैं। ठीक है जी। और जो ऋग्वेद के मेल कंपोजर हैं वो हमने पढ़ लिया, गीतसमंद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ। और जो फीमेल कंपोजर हैं, मतलब ऋग्वेद में जो स्त्रियां हैं, वो कौन कौन सी थी? इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है लोपामुद्रा। क्या जी? लोपामुद्रा। फिर है जी घोषा। ये आया हुआ है पीवाई क्यूज में, तो देखोगे। सची, टोलमी और कलावर्ती। कौन है जी? कलावर्ती। ये फीमेल कंपोजर थी ऋग्वेद काल में। देन उसके बाद वैदिक सप्ताह। हमने वेद पढ़ ही लिया था। वेद का मतलब जानना होता है, ज्ञान होता है। और जो वैदिक सप्ताह के निर्माता थे वो थे आर्यन। ठीक है जी। आर्यन जो अपने आप में ये बोलते थे कि हम श्रेष्ठ हैं। और जो नोबल वर्ड है या फिर श्रेष्ठ वर्ड है, ये किसने दिया था? ये मैक्स मुलर ने दिया था 1853 में। ठीक है जी। किसने दिया था जी? मैक्स मुलर ने दिया था। कब दिया था? 1853 में। कौन सा वर्ड? श्रेष्ठ। और किसके लिए बोला था ये? आर्यों के लिए। इन्होंने बोला था आर्य कहाँ से आए हैं? मध्य एशिया से आए हैं। ठीक है जी। अब इसमें भी विद्वानों के बड़े मतभेद होंगे कि ये यहाँ से आए हैं, ये यहाँ से आए थे। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ कहाँ से बोला? ये आर्टिक रीजन, जो उत्तरी ध्रुव है ना, वहां से बोला था। ठीक है जी। बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ बोला था? आर्टिक रीजन से बोला था। कहाँ से बोला था जी? आर्टिक रीजन से, उत्तरी ध्रुव से। और जी जो दयानंद सरस्वती जी थे, उन्होंने बोला था कि ये तिब्बत से आए हुए हैं। सरस्वती जी ने क्या बोला था? कि ये तिब्बत से हैं। और जो अविनाश चंद्र दास थे, कौन थे जी? अविनाश चंद्र दास। इन्होंने बोला था कि ये सब सिंधु प्रदेश से हैं। ठीक है जी। अविनाश चंद्र दास ने क्या बोला था? सब सिंधु प्रदेश से हैं। ठीक है जी। और जो गंगानाथ झा थे, कौन जी? गंगानाथ झा। इन्होंने बोला कि ये भाई ब्रह्मवर्त देश से हैं। कहाँ से? ब्रह्मवर्त देश से। ब्रह्मवर्ता देश से। तो सभी विद्वानों के अलग अलग मतभेद रहे हैं। किसी ने आर्टिक रीजन बोला, किसी ने तिब्बत बोला, तो किसी ने मध्य एशिया बोला। ठीक है जी। जो इसका काल है, काल इसका मानते हैं 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक। ठीक है जी। और जी
मैं आपको बताता हूँ, जो कि ये ना सिंधु जो सभ्यता थी ना इसके विपरीत थी, क्योंकि सिंधु सभ्यता जो एक नगरीय सभ्यता थी, ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। कौन सी थी जी? ग्रामीण सभ्यता थी ये, ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सिविलाइजेशन था। ठीक है। और यहाँ के लोग मतलब, एक तो इनका ये था कि गाय को ना मतलब बहुत ज्यादा पूजते थे। गाय के लेकर ये मतलब युद्ध भी हो जाते थे, और गाय को घायल करना भी मतलब ये मानते थे कि इसने पाप का काम कर दिया, और रियलिटी में ही पाप का काम है गाय को मारना, और उसको सीधा फांसी की सजा सुनाते थे ये। ठीक है। और ये कृषि उनका मुख्य कार्य था जी। सबसे पहले जो पशुपालन था, और द्वितीय क्या था? कृषि जी। जो अफगानिस्तान में एक बैक्टीरिया रीजन है, जिसमें हम क्या बोलते हैं उसको, बताओ? ये बोलते हैं बोगज कोई। ठीक है। वहां से अभिलेख में कौन कौन से मतलब देवता मिले हैं? इंद्र, ठीक है जी, वरुण, नास्त्य आदि देवता का उल्लेख मिला है वहां पे। ठीक है जी। और आर्यों का विस्तार कहाँ कहाँ से कहाँ तक था? अफगानिस्तान, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ तक था इनका आर्यंस का विस्तार। और देखो, सतलुज रिवर का ओरिजिन कहाँ पे है बताओ? राजस्थान रिवर से है, और फिर हिमाचल प्रदेश में एंटर करेगी, और फिर पंजाब में, ऐसे ये सतलुज रिवर थी। ठीक है जी। सतलुज रिवर शिपकिला पास से आती है, एंटर करती है किला पास से। ठीक है जी। और यमुना रिवर कहाँ पे है? यमुना रिवर का ओरिजिन है बंदरपुर से, ऐसे। ठीक है, ऐसे आती है वो, उत्तराखंड से। जो इसका जो एरिया का बीच है, इसको बोलते थे ब्रह्मवर्त। क्या बोलते थे जी? ब्रह्मवर्त। ठीक है जी, क्या बोलते थे? ब्रह्मवर्त। और जो, ये तो यमुना होगी जी, और ये गंगा। गंगा कहाँ से निकलती है? कैसे मिलती है? जब सारे हमने संगम पढ़े हैं तो वहां से देख लेना। तो गंगा, जो गंगा और यमुना का जो के बीच का क्षेत्र है, उन्होंने बोला ये ब्रह्मश्री देश है। ब्रह्मश्री देश कौन सा जी? ब्रह्म ऋषि देश, ब्रह्मश्री देश। ठीक है जी। तो हाँ, एक बात और, गंगा जो नदी है उसका एक बार जिक्र है, और यमुना रिवर का कितनी बार जिक्र है? यमुना रिवर का 3 बार जिक्र है। ठीक है जी। अब मैं थोड़ा थोड़ा और आपको बता देता हूँ किसका जिक्र कितनी बार है। जैसे पिता का है, पिता का जिक्र है 335 बार। माता का कितनी बार जिक्र है ऋग्वेद में? 234 बार। ठीक है जी। और रुद्र भगवान, जो रुद्र शिव जी को बोलते हैं, उसका कितनी बार उल्लेख है? 3 बार। और शूद्र का उल्लेख कितनी बार है? 1 बार। ठीक है जी। और ब्राह्मण का 15 बार। ब्राह्मण का कितनी बार है? 15 बार। और जी, और किसका? और और तो मतलब है, और राजा का, एक राजा का और कर लो, राजा का भी एक ही बार जिक्र है। तो शूद्र का, गंगा का, राजा का 1 बार जिक्र है, और वैश्य का भी 1 बार जिक्र है। किसका जी? वैश्य का भी 1 बार जिक्र है, और पृथ्वी का भी 1 बार जिक्र है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना है आप। और जो सिंधु नदी थी, वो तो इनके लिए महत्वपूर्ण रिवर थी, और जो सरस्वती रिवर थी, उसको ये मतलब पवित्र मानते थे, मतलब देवी के रूप में मानते थे सरस्वती रिवर को। सरस्वती रिवर को देवी तमा, क्या जी? देवी तमा, माते तमा, और नदी तमा, इसके 3 नाम थे। ठीक है जी। ये इसके इंपॉर्टेंट मतलब जो भी है मैंने लिख दिए हैं। एक बार और मैं लिख देता हूँ, गंगा का जिक्र कितनी बार हुआ है? 1 बार। वैश्य का भी जिक्र कितनी बार हुआ है? 1 बार।
राजा का जिक्र कितनी बार हुआ है ऋग्वेद में? एक बार। पृथ्वी का भी एक बार। यमुना का 3 बार। पिता का 335 बार। माता का 234 बार। और रुद्र भगवान का भी 3 बार। ठीक है जी। और शूद्र का 1 बार। और ब्राह्मण का 15 बार। ठीक है जी। तो अभी प्राचीन जो नेम है रिवर्स के हम वो देख लेते हैं, और जो अभी आधुनिक नेम है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे पुरुषाणी था, वो रावी रिवर। पुरुषाणी रावी रिवर क्या था जी? पुरुषाणी रावी रिवर थी जी। रावी रिवर का ओरिजिन पॉइंट बताओ जी आप। रोहतांग पास था। शतुद्री शतलुज क्या जी? शतुद्री शतलुज, ये तो याद हो जाएगा। अश्कनी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है और यहां से क्वेश्चन बनते ही है। अश्कनी चेनाब। वित्सता क्या जी? वित्सता झेलम। चेनाब का ओरिजिन पॉइंट बारालाचला दर्रा, और झेलम का वीरनाग लेक, और सतलुज का राकस्थाल तिब्बत से। विपाशा बोलते थे व्यास को। व्यास का भी ओरिजिन पॉइंट कहाँ पे है? रोहतांग पास से। देन उसके बाद कुंभ। कुंभ अब काबुल होगी, काबुल जो कि इंडस की ट्रिब्यूटरी है। क्या होगी? काबुल। सदानीरा गंडक इंपॉर्टेंट है, ये याद करने पड़ेंगे। और ये तो याद हो जाएगा, कुरुमु का कुर्रुम। सिंधु का इंडस, हाँ दृष्टद्रवती। ठीक है जी। क्या जी? दृष्टद्रवती। दृष्टद्रवती का नाम क्या हो गया अब? घग्गर रिवर। ठीक है। और मरुद मरुद वृद्धा का नाम है मरुवर्मन। मरुवर्मन जो कि राजा थे कश्मीर के, उनके नाम से पड़ा था 6 AD में, मतलब 6ठी शताब्दी में। ठीक है। और ये नाम देख लेना आप, जो ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये तो आपको बिल्कुल करने पड़ेंगे। और जैसे सुशोमा था, जो कि हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड में सोहन घाटी पढ़ी थी ना हमने, तो सोहन रिवर का नाम था सुशोमा। ये इंपॉर्टेंट जो प्राचीन रिवर थी, और उनके आधुनिक नाम है। अब देखते हैं कि सामाजिक स्थिति क्या थी ऋग्वेद में। समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था। और मेसोपोटामिया के समाज कौन सा था? पितृसत्तात्मक। और इंडस वैली का कौन सा था? मातृसत्तात्मक। ये याद रखना। ठीक है जी। और जो अब सामाजिक संगठन का आधार था वो गोत्र हो गया था। ठीक है। यहाँ पे गोत्र का अलग मीन है, और वहां पे अलग मीनिंग हो जाएगा। वहां पे गोत्र का वंश के हिसाब से चल जाएगा। जैसे आज चला हुआ है कि मेरा गोत्र ये है। ठीक है। तो वो हमने बहुत सी बातें उत्तरवेदी काल से ली है। ठीक है। जो आज हम हमारा जो भी चल रहा है ना, तो हमने उत्तरवेदी काल से ली है। ठीक है। और पुरुष ही यहाँ पे मतलब घर के मुखिया होते थे। पुरुष का इतना अधिकार था कि वो अपने संतान को बेच भी सकता था। ठीक है जी। और बड़े पुरुष को क्या बोलते थे? बड़े पुरुष जो घर के सदस्य थे उसे कुलपति बोलते थे। क्या बोलते थे जी? कुलपति बोलते थे। ठीक है जी। और यहाँ पे ना मतलब दादा नाना नानी पोते सब इकट्ठे रहते थे, और उसको बोलते थे, क्या बोलते थे? जटुकू नहीं बोलते थे उसको, उसको बोलते थे नपत्री। क्या बोलते थे? एक बार रुकिए। क्या बोलते थे? नपत्री। एक मिनट। नपत्री ये बोलते थे। ठीक है जी। और जितनी भी महिलाएं थी उस समय की, वो अपने पति के साथ यज्ञ में, हर चीज में वो भाग लेती थी। ठीक है जी। बाल विवाह, सती प्रथा या फिर पोलीगैमी का प्रचलन नहीं था। प्रचलन नहीं था। ठीक है जी। विधवा विवाह का प्रचलन था। जैसे
ईश्वरचंद विद्यासागर ने बड़ी मेहनत करके विडो रीमैरिज एक्ट लेके आए थे 1856 में। तो मतलब ये देख लो कि आज से करीबन करीबन 3500 साल पहले ऐसी प्रथाएं चली हुई थी हमारे यहाँ पे कि भाई सती प्रथा नहीं थी। सती प्रथा राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक के कारण सती प्रथा बंद हुई है। ठीक है। तो हमें वो चीज सीखनी चाहिए जो हमें सिखा के गई है ऋग्वेद काल से। बहुत सारी ऐसी चीज है जो हमें सीखनी चाहिए। जैसे वर्ण थे, जाति थे। जाति जन्म के आधार पर ना होकर क्रम के आधार पे थी। ठीक है जी। बाल विवाह, सती प्रथा या पोलीगैमी मतलब बहुत शादी करना, वो ऐसा कोई प्रचलन था ही नहीं वहां पे। ठीक है जी। विधवा विवाह के लिए बहुत से लोगों ने प्रयत्न किए और यहाँ पे पहले ही था विधवा विवाह। दहेज प्रथा नहीं थी। देख लो भाई कितनी अच्छी अच्छी बातें थी ऋग्वेद काल में। बट जो एक गिफ्ट दो जो देते हैं ना अपनी पुत्री को पिता, उसको बोलते थे वहुतु। क्या बोलते थे? वहुतु। क्या बोलते थे? वहुतु। ठीक है जी। और स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। वहुतु किसके लिए बोलते हैं? आ, कन्या को दिया जाने वाला उपहार। किसको? कन्या को दिए जाने वाला उपहार। ठीक है जी। और जो भी स्त्रियां थी वो शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। और यहाँ पे ये भी था कि जो कोई लड़की ताउम्र शादी ना करवाए तो उसको बोलते थे आमजू। क्या बोलते थे? आमजू। ठीक है। और इसमें एक नियोग प्रथा चली थी। आपको पता है नियोग प्रथा क्या थी? जैसे हम महाभारत देखते हैं जिसमें पांडु, जो पांडवों के पिता थे पांडु। ठीक है जी। और धृतराष्ट्र। ठीक है जी। ये सब ना नियोग से ही पैदा हुए हैं। क्योंकि इसमें ये था, नियोग प्रथा ये थी कि जिसका पति संतान करने में असमर्थ होता था तो वो पूरे मतलब वहां पे रूल्स इतने होते थे कि वो नियोग प्रथा कर लेते थे। नियोग प्रथा का मतलब ये था कि वो दूसरे पुरुष के साथ संबंध बना के वो पुत्र की प्राप्ति करते थे। ठीक है। पुत्र की प्राप्ति करने क्यों जरूरी था? क्योंकि उन्हें आगे अपना वंश चलाना था। और ये मतलब पूरे रीति रिवाज से रूल रेगुलेशन के हिसाब से ही होते थे उस समय भी। और जो धृतराष्ट्र है और आ, पांडु है, ये सब नियोग प्रथा से ही पैदा हुए हैं। ठीक है। और इसका एक ये भी मानना था कि नियोग प्रथा में जैविक पिता को कोई अधिकार नहीं था। जैविक पिता का कोई भी अधिकार नहीं था कि अपने पुत्र के कि कल को ये बोल दे ये तो मेरे से प्राप्त हुआ है, ये तो मेरा पुत्र है। तो वो जैविक पिता का कोई भी अधिकार नहीं था उसके ऊपर। ठीक है जी। लोग मांस भी खाते थे और शाकाहारी दोनों थे। ठीक है। दास का प्रचलन था, दास रखते थे। और लोग यज्ञों में विश्वास रखते थे, यज्ञ करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है नियोग प्रथा। देन उसके बाद हम राजनीतिक स्थिति देख लेते हैं, क्या राजनीतिक स्थिति वहां पे बढ़ती थी। हाँ। जो समाज था वो कबीले पे आधारित था। हमने पहले ही बोला कि ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है। कबीले का राजा होता जिसे हम गोप कहते थे। क्या क्या बोलते थे? गोप। यहाँ पे 5 ट्राइब थी। यदु, अणु, अद्रुहु, पुरु और त्रुवस। ठीक है जी। ये 5 यहाँ पे ट्राइब थी। और शहर का जो प्रमुख था वो राजा कहलाता था। ठीक है। और ऐसे बटे हुए थे जैसे राष्ट्र, ठीक है, जन, विश और ग्राम और कुल। जो राष्ट्र का था वो राजा था, राजा का एक बार जिक्र हुआ। जन का पुरोहित, पुरोहित। और विश का विशपति। और ग्राम का ग्रामीणी।
और कुल का कुलपति। ये ऐसे इनका राजनीतिक जो स्थिति थी ऐसी चलती थी उनकी। हाँ, बट इसमें एक इम्पोर्टेंट है, पुरोहित धर्म का प्रमुख होता था, सेना प्रमुख सेनानी होता था। ये देख लेना, आप कर लेना। महिला राजनीति में भाग लेती थी, सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये। आज तक मतलब अभी हमने रिजर्व किया महिलाओं के लिए, वो भी 33% हमने महिलाओं के लिए रिजर्व किया है। ठीक है। शासन प्रणाली अर्ध राजतंत्र पे थी। बट अभी यहाँ पे ना एक बली, जैसे बली करके ना कराएगा, टैक्स आएगा। वो ना मतलब क्या था कि लोग अपने इच्छा से देते थे राजा को। ठीक है, ये नहीं कि वो रेगुलेटरीज पे लगा दिया कि ये कर आपको देना ही पड़ेगा, नहीं। बट वो प्रजा देती थी राज्य को, कि राजा को, कि ये बलि कर है, वो भी अपनी इच्छा से। अब उत्तर वैदिक काल में जब हम जाएंगे ना, तो ये 1/16 हिस्सा हो जाएगा, कि 16वें का एक हिस्सा। ये इतना रेगुलर कर दिया था उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, यहाँ पे कोई भी मतलब सेना नहीं रखता था। जब जरूरत पड़ती थी ना, तो ऐसे इकट्ठे होके चले चले जाते थे, पूरा गांव गांव। हाँ, अब तो फिर उसके बाद ना एक और चीज आ जाएगी, क्योंकि वहां पे ना फिर क्या नाम लेते हैं कि अतरंजी खेड़ा से ना लोहे के साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। फिर वहां से बहुत सारे हथियार बनने लग लग जाते हैं। सब अपने आप को शक्तिशाली मानने लग जाते हैं। तो उस चीज में ना बहुत सी चीजें उल्टी होने लग जाएंगी ऋग्वेद काल से। ठीक है जी। इकोनॉमिक जो स्थिति थी, पशुपालन और कृषि मुख्य कार्य था। ठीक है, गाय को पवित्र, जिसको हम अघन्य क्या बोलते थे, अघन्ना, जिसे मारा ना जा सके। ठीक है जी। और जो इसको मारता था उसको मृत्युदंड मिलता था। पुत्र को दुहिता इसलिए कहा जाता था कि वो गाय का दूध दिलाती थी, दुहा करती थी। ठीक है, तो बहुत अच्छी चीजें थी, जो कि रियलिटी में ऋग्वेद काल से हमें सीखना भी चाहिए हमें। और इम्पोर्टेंट भी है कि हम कुछ सीखेंगे ना ऋग्वेद काल से, तो कुछ ही, बहुत कुछ हम वहां से अच्छी चीज ले सकते हैं। और अब जैसे कुछ नाम है हम देख लेते हैं जो बोलते थे। सबसे पहले है यव। क्या जी? यव, जिसको हम जो बोलते हैं, उस समय यव बोलते थे। ठीक है जी। धान्य, धान्य को क्या बोलते हैं? अनाज। और वेकनाट, क्या जी? वेकनाट को क्या बोलते थे? सूदखोर। ठीक है जी। तक्षण, तक्षण को बोलते थे बढ़ई, जो कारपेंटर होते हैं। ठीक है जी। अनश, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। अनस बोलते थे बैलगाड़ी को। ठीक है जी। हिरण्य, हिरण्य बोलते थे सोना को, गोल्ड को। बर्क बोलते थे बैल को। ठीक है जी। और सीता बोलते थे हल, हल से बनी नाली को। ठीक है जी। अवट, अवट जैसे आपने कुआं देखा होगा, तो अवट बोलते थे कुआं को। और कुशीद, कुशीद बोलते थे जो ऋण इकट्ठा करता था। क्या करता था? ऋण इकट्ठा करता था। ठीक है जी। और एक और है कृष, कृष बोलते थे गोबर की खाद को। ठीक है जी। ये देख लेना आप, यव जौ को, धान्य अनाज को, वेकनाट सूदखोर को, तक्षण किसको बोलते थे? बढ़ई को। अनस, अनस बैलगाड़ी को बोलते थे। स्वर्ण को ये हिरण्य बोलते थे। बैल को ब्रिक बोलते थे। कुएं को ये अवट बोलते थे। ऋण को ये कुशीद बोलते थे। और कृष को गोबर की खाद बोलते थे। ठीक है जी। ये मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है, आप एक बार देख लेना। जैसे लांगल और छिरा, ये इंपॉर्टेंट है। लांगल, और यहीं लिख देता हूँ, लांगल और सिर को ये क्या बोलते थे? लांगल को और सिर को हल बोलते थे। क्या बोलते थे? हल बोलते थे। ठीक है जी। मूर्ति पूजा का कोई उल्लेख नहीं है, सेम सिंधु घाटी सभ्यता की तरह। जंगल की देवी को बोलते थे अरण्य।
और शिव के प्रारंभिक रूप को इन्होंने रुद्र माना है और शंभु बोलते हैं। त्र्यंबकम, ठीक है, त्र्यंबकम भी बोलते हैं इसको। त्र्यंबकम ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और इसका भी उल्लेख रुद्र का भी एक ही बार हुआ है, ऋग्वेद काल में। तो ऋग्वेद काल से हमें बहुत सारी चीज सीखने को मिलती है, ठीक है। और आज अगर हमारा समाज ऋग्वेद काल की बातों पे चले तो बहुत ही सभ्य समाज हमारा कहलाएगा, ठीक है। ऐसी ऐसी चीज जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा हमने, ठीक है जी, हमने ऋग्वेद काल को देखा। बहुत ऐसी चीज है जो हमें प्राप्त करनी चाहिए, लेनी चाहिए वहां से हमें सारी चीजें। तो इसी के साथ हमारे सारे टॉपिक खत्म होते हैं। तो हमारा आज का जो गीता का उपदेश है उसमें ये है, विद्या विनम्रता देती है, ठीक है जी, सच बात है। विनम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से धन आता है, ठीक है। अगर आप विद्या, ये ना बात मैं अपने ऊपर भी वो करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, क्योंकि ना विद्या बहुत ऐसी चीज है जो आपको शांत बना देती है, ठीक है। आपको सही गलत में ये बताती है कि ये चीज सही है, ये चीज गलत नहीं है, ठीक है। जब विनम्रता आएगी तो आप में योग्यता हमेशा ही आएगी। योग्यता से आपका आपके पास धन आएगा, और धन से धर्म, मतलब सही आचरण। हम हमारे पास धन होगा तो हम दान भी करेंगे, अच्छा खाएं पीएंगे, सब कुछ करेंगे, और धर्म से सुख की प्राप्ति होगी, ठीक है। और इस प्रकार जब हमें ज्ञान प्राप्त होने लगेगा तो हमारा जीवन बहुत ही संतुष्ट होगा, और हम संतुष्टि की तरफ जाएंगे। और मैं यही बोलता हूं कि जीवन का मतलब ही संतुष्ट है। अगर आप एक साइकिल में संतुष्ट होना तो आपके आगे चाहे जहाज खड़ा हो तब भी आप खुश रहोगे। जब आप संतुष्ट नहीं हो ना तो आपके पास जहाज भी होगा ना तो तब भी आप संतुष्ट नहीं होगे। तो जिंदगी में सबसे पहले है संतुष्ट, ठीक है, अपने आप को खुश रखना। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और पीडीएफ के लिए EGVGS, क्या जी पीडीएफ के लिए EGVGS ऑफिशियल, यहाँ से पीडीएफ प्राप्त करें और टेलीग्राम को ज्वाइन करें, ठीक है। और कंटेंट बहुत अच्छा भाई, किसी भी कभी भी कोई प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन ना तो जाएगा और ना जाने वाला, इस बात की गारंटी मेरी है। तो जय हिंद दोस्तों।